जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो जुड़ जाइए एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे आज। रेनू गुड इवनिंग बहन, रेखा गुड इवनिंग, आप सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए एक बार, अंजलि गुड इवनिंग। जुड़ जाइए एक बार, चंपा हेलो बहन, जुड़ जाइए एक बार। प्रिया गुड इवनिंग बहन। जुड़ जाइए एक बार, फिर क्लास को शुरू करेंगे। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जुड़ जाइए एक बार, फिर इसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, हाँ, जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक फिलोफोन पर बैच स्टार्ट है, वो अगर वो परचेज नहीं किया तो वो परचेज कर सकता है, जिसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट अगर आप बाय करते हैं तो अब आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप पेपर सेकंड बाय करते हैं तो आपको 1999 ही पे करना रहता है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो आपको 2999 पे करना रहता है, ठीक है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलता है फिलोफोन के हर बैच के ऊपर। 10% ऑफ रहता है आपका फिलोफोन के हर बैच के ऊपर अगर आप कूपन कोड ये यूज करते हैं VIK10। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस आपकी रहती है और MCQ प्रैक्टिस आपके रहते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, डाउट सेशन आपके लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। हालांकि क्लासेस के अंदर किसी भी क्लास में डाउट किसी बच्चे का नहीं रहता, ठीक है। तो जुड़ जाइए एक बार, फिर इसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। वेवल योजना हमारी हो चुकी है, वेवल स्कीम हम कर चुके हैं। कैबिनेट मिशन हमें स्टार्ट किया था, और कैबिनेट में जो कैबिनेट मिशन था, बिल्कुल कैबिनेट मिशन के ऊपर थे हम। कैबिनेट मिशन क्या था और इसके सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन क्या था, जो क्लेमेंट एटली था, क्लेमेंट एटली जो थे वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तलाश लगी हुई है।
माफी चाहेंगे भाई, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया वो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी आपके। दोबारा शुरू करते हैं। अगर क्लास के अंदर कोई इंटरप्ट कर जाता है ना, तो पूरा का पूरा माइंड करप्ट हो जाता है एकदम। कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन जो था वो क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने ब्रिटिश के, तो भारतीय सरकार से भारतीय नेताओं को शक्ति हस्तांतरित करने के लिए भारत में एक मिशन भेजा गया। यानी क्या है कि भारतीय सरकार को, ब्रिटिश भारतीय सरकार से, ब्रिटिश भारतीय सरकार से भारतीय नेताओं को शक्ति हस्तांतरित करने के लिए, यानी अपनी जो ताकतें थी वो सौंपने के लिए भेजा कि अब आप भारत के अंदर शासन करोगे, और शासन का जो निर्णय होगा आप संविधान बनाओगे, संविधान इन्हीं के तहत कैबिनेट मिशन के दौरान ही संविधान बनेगा। तो भारत में एक मिशन भेजा जाना था जिसका निर्णय लिया गया था। अब इसके सदस्य कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे, जो भारत के सचिव बने हुए थे। भारत के सचिव कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। तो उसमें अगर आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन जिसमें आया तो उसमें भारत के सचिव कौन थे, तो पैंथिक लॉरेंस थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स था, ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर नौवहन विभाग के प्रथम स्वामी थे। लॉर्ड वेबल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, लेकिन इसमें शामिल जरूर थे। लॉर्ड वेबल जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, लेकिन उसमें शामिल जरूर थे। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य: भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु भारतीय नेताओं के साथ सहमति प्राप्त करना, एक संविधान निर्माता निकाय यानी भारतीय संविधान सभा का निर्माण करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना करना। Objectives of cabinet mission: to be obtained consensus with the Indian leaders to draft a constitution of India, to create a constitution making body यानी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का क्रिएट करना, to establish the executive council for the support of major Indian parties। अब कैबिनेट मिशन विफल क्यों रहा? कांग्रेस पार्टी प्रांतों के लिए न्यूनतम शक्ति वाला एक मजबूत केंद्र चाहती थी। जो कांग्रेस पार्टी थी प्रांतों को भी न्यूनतम शक्ति देना चाहते थे, एक मजबूत केंद्र वहां पर देना चाहते थे। लेकिन मुस्लिम लीग विधायकों में समानता जैसे मुसलमानों के लिए मजबूत राजनीतिक सुरक्षा में उपाय चाहती थी। तो मुस्लिम लीग क्या चाहते थे? इसके अंदर क्या चाहते थे? समानता, और जैसे मुसलमानों के मजबूत राजनीतिक सुरक्षा में उपाय चाहते थे। चूंकि दोनों पार्टियां ही कई वैचारिक मतभेद रखती थी, तो कोई आम जमीनी निर्णय नहीं ले पाए थे। तो मसीह जो ये मिशन था मई 1946 में अपने स्वयं के प्रस्ताव के साथ आया था। कैसे आया था ये? कि भारत को डोमिनियन स्टेट का विभाजन स्वतंत्र दिया जाएगा। अगर भारत को डोमिनियन को बिना किसी विभाजन स्वतंत्रता दी जाएगी। ये कह रहे हैं कि भारत के डोमिनियन को बिना किसी विभाजन के स्वतंत्रता दी जाएगी, यानी भारत जो डोमिनियन स्टेट है उसे क्या है, बिना किसी विभाजन के स्वतंत्रता दे दी जाएगी। Why did cabinet mission fail? The Congress party want to strong center with an minimally power for the province. The Muslim League wanted stronger political safeguard for Muslims such as equality in legislature, since there were many ideology difference between in two parties। जो उनके मतभेद थे, आइडियोलॉजी जो थी उनके अंदर डिफरेंस था उनके अंदर, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो ये प्रस्ताव आया था, जो ये कमीशन आया था, ये मई 1946 के अंदर अपनी कुछ प्रस्ताव इस प्रकार लेकर आया था। द डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी गिवन इंडिपेंडेंस विदाउट पार्टीशन, कि हम भारतीय डोमिनियन को आजाद कर देंगे लेकिन बिना विभाजन के। प्रांतों के 3 समूह वर्गों में विभाजित किया जाएगा। समूह ए में कौन जाएगा? मद्रास जाएगा, मध्य प्रांत जाएगा। मध्य प्रांत भाई मध्य प्रदेश मध्य प्रांत है। यूपी, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा इसके अंदर थे। ग्रुप बी के अंदर पंजाब, सिंध, NWF-P ये जो क्षेत्र था, और बलूचिस्तान
इसके अंडर जाएगा। ग्रुप सी के अंदर बंगाल और असम थे। मुस्लिम बहुल प्रांतों को दो समूह में बांट दिया गया था, शेष हिंदू बहुमत और एक समूह दूसरा बांट दिया गया था। दिल्ली में केंद्र सरकार के पास सुरक्षा, विदेशी मामले, संचार और मुद्रा पर अधिकार होंगे। शेष शक्तियां प्रांतों के पास नहीं थी। कि दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर जो केंद्र सरकार बनेगी उसके पास क्या होगी, उसके पास रक्षा होगी, रक्षा के मामले होंगे, विदेशी मामले उसके पास होंगे, संचार मामले उसके पास होंगे, मुद्रा उसके पास होगी, लेकिन अन्य जो शक्तियां रहेंगी वो प्रांतों के पास रहेगी। देश के लिए एक नया संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान के आधार पर नई सरकार बनाने तक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। The Muslim majority provinces were divided into two groups and the remaining Hindu majority provinces were divided into the one group. The central government in Delhi will have powers over defense, foreign affairs, communications and currency. The remaining power will be vested with the provinces. A constitute assembly will be formed to write a new constitution for the country. An interim government will be established until a new government is formed on the basis of the constitution written by the constitution assembly. कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक हमें कॉन्स्टिट्यूट लिखकर नहीं देगी और तब तक जो हमने अंतरिम सरकार बनाई है, तो अंतरिम सरकार क्या करेगी, रूल करेगी नई गवर्नमेंट बनने तक। वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए 14 लोगों को आमंत्रित किया था। कांग्रेस से 5 और लीग से 5, सिख, पारसी, भारतीय, ईसाई और अनुसूचित जाति समुदाय से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या एक थी। द वायसराय इनवाइटेड 14 people to form an interim government. There were 5 members from Congress, 5 leagues and 1 represent Sikh, Parsi, Indian, Christian and scheduled caste communities. अंतरिम सरकार की पृष्ठभूमि। अंतरिम सरकार का गठन एक शाही संरचना और एक लोकतांत्रिक संरचना के बीच एक अस्थायी सरकार के रूप में किया गया था। 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया था। इस अंतरिम सरकार का गठन संविधान सभा से हुआ था, जो अगस्त 1946 में चुनी गई थी। अंतरिम सरकार के सदस्य संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था। कि जो अंतरिम सरकार के सदस्य थे उन्होंने 1946 के अंदर जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था वो अंतरिम सरकार के सदस्य थे। संविधान सभा का चुनाव क्या था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने जाते थे। ये हम कर चुके हैं भाई, 69 तक ये यहाँ पर हमारा आ चुका है। मुस्लिम लीग वो करेगी। यहाँ तक था हमारा, ठीक है। इन चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगभग 69% सीटें हासिल की थी। उसके पास बहुमत था। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73। अंतरिम सरकार में वायसराय की कार्यकारी परिषद मंत्रिपरिषद के पद के बराबर थी, जो कार्यकारी के रूप में कार्य करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके उपाध्यक्ष बने और वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यानी अंतरिम सरकार के अंदर क्या था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एक मंत्री पद के रूप में कार्य करती थी। ठीक है। In the elections in the Indian National Congress won about 69% of the seats and had a majority. The Congress party won 208 seats and the Muslim League won 37 seats. In the interim government, the Viceroy's executive council was equivalent in rank to the Council of Ministers, which functions as executive. Pandit Jawaharlal Nehru became its vice president and served as the de facto prime minister. भले ही मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की अपनी मांग पर जोर देते हुए अंतरिम सरकार का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः वह इसका हिस्सा बन गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना के शब्दों में लीग ने क्या कहा था कि पाकिस्तान के पोषित लक्ष्य के लिए लड़ने के लिए अंतरिम सरकार में जा रही थी। उसने कहा था कि जो मुस्लिम लीग है पाकिस्तान के पोषित लक्ष्य के
लिए लड़ने के लिए पोषित लक्ष्य के लिए लड़ने के लिए अंतरिम सरकार में जा रही थी। कौन? मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान रखना, ये डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कि किसके संबंध थे। Even though the Muslim League refused to be the part of the interim government, standing on the demand of for a separate nation, it eventually become it in the word of Muhammad Ali Jinnah. The League was going to the interim government to fight for the crashed goal of Pakistan. अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार के गठन का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया था जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन में अपनी भागीदारी की घोषणा करके इसकी नींव रखी। क्लेमेंट एटली की नवगठित सरकार ने एक स्वतंत्र भारत के नेतृत्व करने वाली सरकार का गठन के लिए प्रस्ताव तैयार किया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। भारत कैबिनेट मिशन कब भेजा गया था? 1946 में भेज दिया गया था। Formation of interim government. The formation of the interim government is related to the Second World War. The period after World War II was a turning point as all the political prisoners who were part of the Quit in India movement were arrested. कि जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, उन सभी राजनेताओं को छोड़ दिया गया था। The Indian National Congress led this foundation by announcing its participations in the formation of the Constituent Assembly. The newly formed government of Clement Attlee sent a cabinet mission to India in 1946 to prepare proposal for the formation of a government to lead an independent India. अंतरिम सरकार के सदस्य। भारत की अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल निम्नलिखित सदस्यों से बना था। कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष के रूप में वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विस्कांट वेवल। ठीक है, वी वेवल, विस्कांट वेवल यही है, फरवरी 1947 तक। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 तक। देखो, ये फरवरी 1947 तक रहे और ये फरवरी 1947 से जब तक भारत आजाद होकर अपना संविधान नहीं बना लेगा तब तक रहेंगे। कमांडर इन चीफ सर क्लाउड अलोनेचिक थे। ठीक है, एचनिलेक क्या थे? कमांडर इन चीफ सर क्लाउड एचनिलेक थे। उपराष्ट्रपति और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी के सभी प्रभारी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के थे। देखो, जो उपराष्ट्रपति और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल से जितने भी संबंधित मामले होंगे वो किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू के पास थे। गृह मामले, सूचना और प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे। गृह मामले किसके पास थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। और गृह मामलों में कौन इनकी सहायता कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सहायता करते हैं। कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, कांग्रेस से थे। वाणिज्य मंत्री यानी वित्त व्यापार मंत्री कौन थे? इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। कौन थे? इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। ये क्या थे? वाणिज्य मंत्री थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह कांग्रेस से थे। वित्त मंत्री लियाकत अली खान, ये भारत के पहले वित्त मंत्री रहे और पाकिस्तान के क्या रहे थे? प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। एमएल का अर्थ मुस्लिम लीग। ठीक है, एमएल का अर्थ है, अगर समझ में ना आए तो मुस्लिम लीग से है यहाँ पर। शिक्षा और कला सी राजगोपालचारी कांग्रेस से थे। सी राजगोपालचारी कहां से थे? कांग्रेस से थे। शिक्षा और कला के इनके अंडर थे विभाग। स्वास्थ्य विभाग गजनफर अली खान, ये भी मुस्लिम लीग से थे। श्रमिक विभाग जगजीवन राम के पास था। कानून जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग से थे
और आपको जानकर अचंभा होगा कि ये, एक बात मुझे बताइए, जोगेंद्र नाथ मंडल के, जोगेंद्र नाथ के द्वारा ही पाकिस्तान का संविधान किसने लिखा है? हु राइटर द पाकिस्तान संविधान? कमेंट करने के बाद कमेंट कीजिए एक बार, पाकिस्तान का संविधान किसने लिखा है? बिल्कुल, जोगेंद्र नाथ ने लिखा था। जोगेंद्र नाथ के द्वारा पाकिस्तान का संविधान लिखा गया था। और सौभाग्य वंश, संयोग वंश, संयोग वंश, ये भी दलित थे भाई। नहीं नहीं, जोगेंद्र, जोगेंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया था, जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा लिखा गया था। ये दलित थे भाई, जोगेंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया था, दलित थे ये। इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, 13 पेजों का इस्तीफा दिया था। आरोप लगाए गए थे इनके ऊपर ढेर सारे। बिल्कुल दलित थे ये भी। और भारत का संविधान लिखने वाले व्यक्ति भी कौन है? दलित है। रेलवे और संचार, डाक और हवाई, अब्दुल रब निस्तार थे। रेलवे जो था और संचार, डाक और हवाई किसके पास थे? अब्दुल रब निस्तर के पास थे, मुस्लिम लीग से थे। कार्य खान और बिजली, सी एच भाभा, सी एच भाभा के पास क्या था? कार्य खान और बिजली था। 1946 में कैबिनेट मिशन अंतरिम सरकार बनाने में मदद के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन से भेजा गया था। अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 तक रही, लागू रही। जब नई सरकार का गठन हुआ तो नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। संविधान सभा और संविधान का निर्माण, ठीक है। बाबा साहब के बारे में आपकी एक अलग से क्लास ली जाएगी, ठीक है। उनके जीवन से इंस्पायर होंगे, एक दिन हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में बेहतरीन तरीके से। तो देखते हैं कि उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे एक दिन, क्योंकि संविधान सभा के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके जीवन के बारे में भी दो बातें हमें जाननी जरूरी है। संविधान सभा और संविधान निर्माण। संविधान सभा के गठन हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा ओर से 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली भेजा गया था। कैबिनेट मिशन 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रीपस, ए बी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की थी। बाबा साहिब, मां रमाबाई इनकी पत्नी का नाम था। तो इनका बेटा था गंगाधर, बीमार हो जाता है, पैसे नहीं होते, सिर्फ इतने पैसे होते या तो गंगाधर का इलाज करवा लिया जाए। बात है 1930 की, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। सिर्फ इतने पैसे थे, या तो अपने बेटे का इलाज करा लो या फिर लंदन चले जाओ। सत सत नमन करता हूं मैं इस वंशदानी को, जिसने अपना पूरा का पूरा वंश दान कर दिया देश के लिए। ऐसे और भी बहुत से वीर योद्धा हैं, ऐसे वीर से बहुत क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, बहुत सारे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गुमनामी में खो गए। सिर्फ इतने पैसे थे, या तो अपने बेटे का इलाज करा लो या फिर कहां चले जाओ? लंदन चले जाओ।
क्या करता है, लंदन चले जाते हैं। लंदन चले जाते हैं, लंदन जाते ही क्या करते हैं, जितने भी दबे कुचले लोग थे उनके लिए मांग करना शुरू कर देते। और इन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा जीवित रहता है तो गुलामी के कुछ दिन जिएगा। मुझे मेरे एक बेटे को नहीं, मुझे ये भारत के हजारों बेटों को बचाना है। क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी जैसी आज के समय में हम परिस्थितियां देख रहे हैं। उस घिनौने समाज के कलंकित करने वाली ऐसी कुछ कुप्रथाएं थी। हमारा जो समाज था, जो स्वर्णिम हमारा समाज था, उसको कलंकित करने वाले कुछ लोग थे और कुछ कुप्रथाएं थी, जिनके अंदर सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, बेगार। बेगार समझते हो? बेगार क्या होती है? यानी आप पूरा दिन किसी के घर में काम करोगे लेकिन आपको आपकी मजदूरी नहीं मिलेगी। वो क्या देंगे? झूठन आपको देंगे खाने के लिए। ठीक है, ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी भारत के अंदर, जिसने हमारे स्वर्णिम इतिहास को कलंकित करके रख दिया। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की थी। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। कितने सदस्य? 389 सदस्य। पूनम कुमारी, आप नए हो बहन, यहाँ पर आपका पहली बार मुझे कमेंट नजर आया है। इस सेशन के अंदर आपका फर्स्ट कमेंट है ये। 389 सदस्य थे, संख्या निर्धारित की गई थी। अगर आप नए विद्यार्थी हैं फिलफॉर्म के ऊपर तो आपका स्वागत है। प्रांतीय विधानमंडलों में निर्वाचित सदस्य 293, देशी रियासतों के 93 और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। एक अजमेर, मेरवाड़, बलूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 क्या थे? मशीनरी थे, कमिश्नर क्षेत्र से जुड़े हुए थे। 293 प्रांतीय मंडल, 93 देशी रियासतों से और 4 कमिश्नरी मंडल से जुड़े हुए थे। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में हुए चुनाव में प्रांतीय विधानमंडलों में निर्वाचित 293 सदस्यों में से कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 विभिन्न देखो 293 जो निर्वाचित मंडल हुए थे, जो जुलाई 1946 के अंदर निर्वाचन किया गया था, उसमें से क्या था? 208 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग के पास थी। 293 जो सदस्य थे, 208 कांग्रेस के पास थी। सॉरी यार, ये कांग्रेस है यहाँ पर, ठीक है, कांग्रेस। और 73 जो सीटें थी वो मुस्लिम लीग के पास थी। 7 जो सीटें थी वो अन्य व्यक्तियों के पास थी। विभिन्न पार्टी है, क्या है? विभिन्न पार्टी हम लिखेंगे, विभिन्न पार्टियों के पास थी। 8 जो सीटें थी वो निर्दलीय थे। चुनाव में मुस्लिम लीग को अल्पमत मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, जिसमें उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में सुनियोजित तरीके से दंगे फैलाए थे। ठीक है, क्या फैलाए थे भाई? दंगे उन्होंने फैलाए थे 16 अगस्त 1946 को। In the election held in July 1946 for the formation of the Constitution Assembly, out of 293 members elected in the provincial legislature, Congress got 208 seats, Muslim League got 73 seats, and 7 different parties and 7 seat independent candidates got, एक मिनट, यहाँ पर 73 विभिन्न पार्टियों को और 7 निर्दलीयों को, हाँ ये यहाँ पर 7 सीट डिफरेंट पार्टीज को और 8 जो सीट थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को गई थी। ड्यू टू मुस्लिम लीग गेटिंग मॉनिटरी इन द इलेक्शन, मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1946
in which the separate routes in the different part of India in a planned manner. संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। जेबी कृपलानी तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्होंने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का नाम अध्यक्ष पद के लिए नाम प्रस्तावित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अनुमोदित किया गया। संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में भाग किसने नहीं लिया, तो संविधान सभा में एक तो गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद रियासत और मुस्लिम लीग। इनके द्वारा संविधान सभा में भाग नहीं लिया गया था। The first meeting on the Constitutional Assembly was held on Delhi on 9 December 1946, which 207 members were participated, and Sachidanand Sinha was elected as the temporary president of the assembly. J.B. Kriplani was the then president of the National Congress, who proposed the name of the Dr. Sachidanand Sinha. यानी किसका नाम प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल अप्रूव्ड इट। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे क्या की थी? अनुमति दी थी, अप्रूव्ड उस नाम को कर दिया था। द फर्स्ट एडवोकेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले प्रवक्ता कौन थे इसके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी, यहाँ पर ठीक लिखो, स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। संविधान सभा में तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना क्या था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, उसे कब पेश किया गया था? 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। The second meeting of the Constituent Assembly was held on the 11th December 1946, in which Dr. Rajendra Prasad was elected the President of the Constituent Assembly, and the third meeting of the Constituent Assembly was held on 13 December 1946, in which Pandit Jawaharlal Nehru presented the object resolution, and with this the work of drafting the Constitution began. The Vice President of the Constitution Assembly was H.C. Mukherjee. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। भाई कौन थे? एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे। संविधान के निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जो निम्न प्रकार से: संघ समिति, संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ अगर कहीं पर भी नजर आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। प्रांत अगर नजर आए तो प्रांत सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति, देखो संघ आ रहा है ना बीच में, संघ आया बीच में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति जेबी कृपलानी। आधुनिक झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया है? कमेंट करके बताइए। कार्य संचालन समिति के मुंशी। कार्य संचालन समिति के मुंशी। अगर संविधान सभा में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा था तो वो थे बाबा साहब। ठीक है। अगर थोड़े बहुत और उनसे जो पढ़े लिखे थे व्यक्ति थे, उनसे नीचे के जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो बी.एन. राव थे, जिन्हें कार्यकारिणी सदस्य के रूप में रखा गया था, सलाहकार जिनको बना दिया गया था।
कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। कमेंट कीजिए झंडा समिति के जो सॉरी झंडा का हमारे जो तिरंगा है उसका डिजाइन किसने तैयार किया है और कितने रंग हैं। ठीक है, कितने रंग हैं। और सब झंडे से आपसे चलो और कुछ आएगा तो बाद में पूछ लेंगे। 4 रंग है भाई, कौन कह रहा है 3 है, 4 रंग है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के बीच नहीं नहीं, मैडम भीकाजी गामा ने तो पहली बार इसको फहराया था मैडम भीकाजी गामा। और जो ये भीकाजी गामा जी के द्वारा जो झंडा फैलाया गया था इसे सरदार राणा सिंह सरदार राणा सिंह गुजरात के हैं, शायद ये गुजरात के हैं, पता नहीं राजस्थान के हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा इनका नाम। नाम इनका सरदार राणा सिंह के पास है और इन्हीं के वंशज हैं ये, जैसे जो पिंगली वकैया नायडू जिन्होंने झंडे का डिजाइन तैयार किया था, पिंगली वकैया नायडू ने। ठीक है, और जो चरखा है, चरखे के स्थान पर तिरंगे के अंदर चक्र कौन लेकर आया था, किसकी सिफारिश पर आया था, किसके कहने पर आया था। तो वो आया था बाबा साहब के कहने पर। जो ये लिया गया है ये सांची स्तूप से लिया गया, अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ के अंदर जो चक्कर है उसमें 32 तिलियां हैं भाई। क्या है, 32 तिलियां हैं। लेकिन हमारे तिरंगे में कितनी तिलियां हैं, 24। तो कारण क्या है कि हमने 8 को छोड़ दिया, उसका कारण क्या है। जब ले रहे हैं तो 32 की 32 ही वहां पर क्यों नहीं ली गई, 24 तिलियां हमने क्यों ली। कमेंट कीजिए एक बार। बिल्कुल 24 तिलियां हैं। अनुपात की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताना लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या था। बिल्कुल सांची स्तूप से ली गई है। तीन अनुपात 4 ज्यादा हो जाता है। एक दूसरे को कॉपी मत करो। ठीक है, चलो याद करके बता देना। नहीं भाई देखो ये भी गलत है। ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूंगा जो ये कमेंट कर रहे हैं। 3:2 तो नहीं है। हुँ? अच्छा मुझे बताइए 15 अगस्त को तिरंगा कहां पर लहराया जाता है। 3:2 बता तो दिया, 3 की लंबाई है, 2 की चौड़ाई है। इसको आगे पीछे भी लिख सकता है एग्जामिनर।
हो जाएगा ये कनेक्ट, वेट करो। 15 अगस्त लाल किला। चलो, तो मुझे बताना 26 जनवरी को कहां पर और 15 अगस्त को कहां पर, ये दो चीजें आपको लेकर आनी है। हमारे काफी सारे राजनेता जो है ना, उनको ये नहीं पता कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्र दिवस है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि 26 जनवरी को हुआ क्या था। कि भारत आजाद हुआ था। अरे भारत ने संविधान लागू कर लिया था अपना उस दिन। चलो भाई, बता देना ये। तदर्थ समिति, एस वर्धा। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट जो थी, वो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके होते। काफी सारे हैं, इनको ये नहीं पता था कि अब स्वतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है। बस एक है कि आना है, यहाँ पर बैच लगाना है तिरंगे वाला, हाथ जोड़ के कहना है भाई और बहनों, 15 अगस्त का दिन है, और कहते हैं कि 15 अगस्त के इस गणतंत्र दिवस पर मैं आपकी हार्दिक बधाइयां देता हूँ। अबे मान विभूतियां, कि 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, कोई कमेंट भी नहीं करता उनके नीचे डरते हुए। फिर भी चलो, जैसा है ठीक है, चल रहा है। उन्हें लोकतंत्र में लेकर कौन आए हैं, उन्हें राजतंत्र सत्ता के अंदर लेकर कौन आए हैं, हम जैसे मूर्ख। ठीक है, चलो इसको एक साइड में रखते हैं। हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, थोड़ी सी देर वेट करो। नेटवर्क इशू हो गया होगा। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। एक मिनट, एक वेट मिनट। अब एक मिनट करके, अब क्लियर है ना? देखो, प्रारूप जो समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त को किया गया था। प्रारूप समिति का जो गठन था, वो कब किया गया था? 29 अगस्त को किया गया था, 1947 को था। जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। हुआ नहीं अभी तक क्लियर? ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है। वेट करो भाई, 2 मिनट हो जाएगा। प्रतीक्षा कीजिए, जस्ट अ मिनट वेट कीजिए, हो जाएगा ये। ठीक है, तो
एक बार सभी रिफ्रेश करके चलाइए अपने अपने उसको, अपनी क्लासेस को रिफ्रेश करके चला लीजिए एक बार। आवाज पहले आ रही है, बोल हम बाद में रहे हैं। चलो, ये तो खेला हो गया फिर आपके साथ। क्या कर सकते हैं बहन, अब मैंने तो कोशिश पूरी कर चुका हूँ यहाँ से। एक मिनट, मैं फिर दोबारा कोशिश कर लेता हूँ, कुछ हो जाए तो। हाँ, अब क्लियर है ना, ठीक है चलो। अब वॉइस बताना, वॉइस एंड पीपीटी ओके दोनों? ऑल क्लियर। तो प्रारूप समिति की हम बात कर रहे थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे, जिनका संविधान सभा में चयन पश्चिम बंगाल से हुआ था। पश्चिम बंगाल से हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1947 से क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो इनका क्या था, इनको सदस्य कहां से बनाया गया, मुंबई से बनाया गया। कहां से बनाया गया, मुंबई से बनाया गया। विभाजन के बाद इनको कौन सी सीट से बनाया गया था, मुंबई से बनाया गया था। इस समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष केम एन मुंशी थे। क्या थे, केम मुंशी क्या थे, प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली थी। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। 229 सदस्य सदस्य भारतीय प्रांतों से, 70 सदस्य देशी रियासतों से और राजस्थान से कुल 12 सदस्य सम्मिलित थे। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए और संविधान 3 बार वाचन किया गया। कितनी बार अधिवेशन हुए, कुल 12 अधिवेशन। वाचन कितनी बार हुआ, 3 बार वाचन हुआ। द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, फॉर्म किया गई थी 29 अगस्त 1947। इसके जो चेयरमैन थे वो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब। वाज इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। ये इनको कहां पर चुना गया था, वेस्ट बंगाल से। बट आफ्टर इंडिपेंडेंट और स्वतंत्रता के बाद इनको बंबई से चुना गया था। द वाइस चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज के एम मुंशी। The first meeting of the drafting committee was held on 30 August 1947. The draft of the constitution was debated for 114 days. After the preparation of India, the number of the members in the partition of India, partition, जब भारत के दो भाग हो गए तो उसके बाद जो मेंबर थे वो भी तो कम होंगे ना। तो 299 रह चुके थे, 229 मेंबर्स हमारे प्रिंसली स्टेट से थे, सॉरी प्रांतों से थे, और 70 हमारे जो मेंबर थे वो प्रिंसिपल स्टेटों से थे। 12 मेंबर्स राजस्थान से थे। ये 12 सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड। कितने सेशन हुए, 12 सेशन हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेड द कॉन्स्टिट्यूशन वर वाज रीड थ्राइस। प्रथम वाचन, पहला जो वाचन हुआ था ये 4 नवंबर 1948 से लेकर कब से कब तक हुआ था, 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। जिसके प्रथम वाचक जो थे वो डॉक्टर राधा कृष्णन। मैंने आपको बताया कि प्रवर्तक सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन थे। द्वितीय वाचन जो हुआ था वो 15 नवंबर 1948 से लेकर
17 अक्टूबर 1949 तक रहा था। तृतीय वाचन जो हुआ था वो 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अंगीकृत कर लिया था। अंगीकृत का मतलब बना लेना, ठीक है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। संविधान सभा में कुल 12 महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन महिलाएं 8 ही महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। महिला समूह की अध्यक्षता श्रीमती हंसा मेहता ने की थी। और मुझे बताइए, संविधान लिखने का काम किसने किया था? बाबा साहब ने, जो प्रारूप समिति थी, उन्होंने उस संविधान को बताया कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है। तो लिखने का काम किसने किया था? आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन कि संविधान किसके द्वारा लिखा गया। वैसे संविधान, अगर आप पूछे कि संविधान के निर्माता कौन है, तो आपका क्वेश्चन, अरे आप यही तो समझ नहीं रहे। संविधान के निर्माता, संविधान के जो वास्तुकार, किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। लेकिन संविधान की प्रारूप कॉपी है, जो प्रति कॉपी यानी मूल कॉपी लिखने का काम किसने किया है? मूल कॉपी लिखने का काम, मूल कॉपी, संविधान की मूल कॉपी किसने लिखी है? एक क्वेश्चन ये। एक क्वेश्चन, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान में, वो किसने लिखी? और जो संविधान के, ठीक है, संविधान के जो पेज हैं, उन्हें डिजाइन किसने किया था? बिल्कुल, प्रेम बिहारी नारायण ने क्या लिखा था? संविधान हमारे लिखने का काम किया था। तो अब पेज जो डिजाइन है वो किसने किए, और प्रस्तावना, ठीक है। और संविधान के अंदर क्या था? संविधान जब पेश किया जा रहा था तो 284 उसके ऊपर हस्ताक्षर है भाई। सबसे पहले हस्ताक्षर किसके होने थे? सबसे पहले बाबा साहब के होने थे, ठीक है। लेकिन हस्ताक्षर कौन कर देता है सबसे पहले? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर कर देते हैं, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर के ऊपर बाबा साहब के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। और एक और बात, अंतिम पेज पर किसके हस्ताक्षर है? जिसने संविधान लिखा, यानी जिसने संविधान की मूल कॉपी लिखी, उसके हस्ताक्षर है। संविधान सभा का निर्माण 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को पूरा हुआ, और उसी दिन इसे आत्म अर्पित किया गया था। 26 नवंबर संविधान निर्माण कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और इसी दिन इसे आत्मर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। यानी स्वीकार कर लेना, अधिनियमित कर लेना। इसके कुछ अनुच्छेद, यानी 15 अनुच्छेद हमने तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए, राष्ट्रपति वाला, और भारत का जो तिरंगा था वो वाला, राष्ट्रीय गान जो था उसके रिगार्डिंग, और 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको हमने तुरंत रूप से स्वीकृत कर लिया था। इसी कारण 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कानून दिवस, अगर किसी को कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जिसमें भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो उसमें एवं 63,99,729 माना जाता है कि लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था, ठीक है। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 63,96,729। और प्रेम बिहारी नारायण ने जो लिखने का काम किया था, संविधान को लिखने का काम किया था, उसने फीस के लिए भाई, फीस कितनी ली थी उसने फीस मात्र 0, कोई भी फीस नहीं ली थी उसने।
सिर्फ इतना कहा था कि इसके अंतिम पेज पर मैं अपने हस्ताक्षर करना चाहता हूँ। बोला पंडित जवाहरलाल ने बोला कर दियो है और के है कर देना। ठीक है, ये उसने मांगा था भाई। और क्या है इससे जुड़ा हुआ संविधान से, बस ठीक है। The Constitution Assembly completed the drafting for the Constitution on 26 November 1949. It was dedicated and enact the adopt and the on this day 15 articles of the Constitution were implemented with the immediate effect. For this reason law day is celebrated on 26 November। और 2019 से इसको सेलिब्रेट करना शुरू हुआ भाई। ठीक है, 2019 को हम 26 नवंबर को क्या करते हैं सेलिब्रेट, कानून दिवस के रूप में शुरू किया है। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी, जी बोलिए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाना जाता है। और प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया है। अरे परमदीप, ये हमारी मातृ क्या है, मातृ बोली है, हमारी माँ बोली है हमारी हरियाणवी। और हरियाणवी को हम चाहकर भी अपने से दूर नहीं कर सकते कभी भी। एक बच्चा, एक बेटा अपनी माँ से दूर कभी नहीं रह सकता। बिल्कुल, प्रेम बिहारी रह जाता। गुड प्रस्तावना। कोशिश, मैं बड़ा मन करता है मेरा हरियाणवी के अंदर पढ़ाने का। जो मेरी पहली क्लासेस होती थी ऑफलाइन, तो उनके अंदर मैं हरियाणवी के अंदर ही पढ़ाता था। बिल्कुल, नंदलाल बोस ने डिजाइन किया था। वेरी गुड चंपा। अब नंदलाल बोस के गुरु का नाम क्या था ये भी बता दो। क्वेश्चन ऐसे ही बनते जाएंगे इससे आगे। ठीक है, कोशिश करेंगे परमदीप एक दिन कि आपको कुछ चीजें, लगभग मैं सोच रहा हूँ कि 1857 की क्रांति आपको हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर पढ़ाऊं। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं, घबराइए मत। बहुत अच्छा बताया चंपा आपने, बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। तो क्लास तो हो ही चुकी होगी। माउंटबेटन योजना रहती है क्या? अरे, माउंटबेटन योजना की पृष्ठभूमि। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा उन्हें सत्ता शीघ्र हस्तांतरण कार्य का सौंप गया था। देखो भाई, माउंटबेटन क्या है, हमें आजाद करेंगे, लेकिन क्लेमेंट एटली क्या थे, उसमें प्रधानमंत्री थे वहां, शीघ्र थी। ये क्या है, मजदूर जो वहां पर एक सरकार का हो गया था, परिवर्तन हो गया था, तो दूसरी सरकार वहां पर बन चुकी थी। तो मई 1947 में माउंटबेटन एक योजना लेकर आए थे जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाता है।
फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी जाए कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना या नहीं होना। इस योजना को डिक्की बोर्ड योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्की बोर्ड योजना से कहा जाता है। Mountbatten, Lord Mountbatten, come to India in the last viceroy and was लेबर पार्टी। हाँ, वेरी गुड, लेबर पार्टी। मैं मजदूर पार्टी में मजदूर पार्टी, हाँ लेबर पार्टी उसके विद द टास्क ऑफ स्पीडी ट्रांसफर फॉर द पावर बाय द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली। गुड, अच्छे बच्चे हैं भाई सभी के सभी। अंजलि, सभी अच्छे हैं। 1947 Mountbatten come up with a plan under which a proposed to the province be declared independent successor state and then be allowed to choose whatever to join the Constituent Assembly or not. This plan was called the Dickey Board Plan. तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप रीड कर लेना इन चीजों को, ठीक है? इतनी ज्यादा वो नहीं है, माउंटबेटन योजना है उसको रीड कर लेना बस। ठीक है, कुछ चीजें बची हैं बस, ये चीजें हम कर चुके हैं। जैसे माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, पहला गवर्नर जनरल हम नियुक्त होगा भारत का, आजाद भारत का। और आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? सी राजगोपालाचारी बनेंगे। और पाकिस्तान के एम ए जिन्ना बनेंगे, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, ये चीजें आप रीड कर चुके हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो है कि आप इन चीजों को समझ पाओगे। ये एनडब्ल्यू एफ पी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ये अब्दुल गफ्फार खान है, इसे सीमांत गांधी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी इनको बोला जाता है। यानी भारत की जो सीमाओं थी उनके ऊपर गांधी के जो आंदोलन थे उनके अंदर सक्रिय भाग लेना और उनको जागरूक, लोगों को उनके प्रति जागरूक करने का कार्य, भारत की आजादी की तरफ उनको जागरूक करने का कार्य कौन कर रहे थे? अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। उसके बाद इस क्लास को ऑफ करेंगे और कल जो हमारा होगा वो होगा रिवोल्ट 1857 और पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी क्लास। थैंक यू अंजलि बहन, थैंक यू रेनू, थैंक यू चंपा बहन, थैंक यू प्रमदीप बहन। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय भारत।